दोस्तों इस वीडियो में आज 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे और टाटा पावर को भी डिस्कस करेंगे। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो क्या है राय अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की, जानने की कोशिश करेंगे टाटा स्टील को लेकर। वैसे अगर आप देखें तो जब स्प्लिट किया गया स्टॉक को 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपीज़ में बदला गया, उसके बाद में यहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ा है, वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो इशारा है कि इस लेवल पे लोग खरीदारी कर रहे हैं और आने वाले समय कंपनी एक बड़े मर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। सारी जितनी स्टील की कंपनियां टाटा की ग्रुप की है वो मर्जर होने वाले हैं टाटा स्टील में। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स को लेकर भी ब्रोकरेज हाउस की लगातार बहुत सारी खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स जो पिछले 7 क्वार्टर रिजल्ट के बाद पहली बार प्रॉफिट में आई है और वो भी काफ़ी बड़े प्रॉफिट में। और आप देख सकते हो कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में तेज़ी से अपने नए नए मॉडल लॉन्च भी कर रही है। तो क्या ये मौका है जब टाटा मोटर्स में निवेश किया जाए। टाटा पावर की बात करें, टाटा ग्रुप की ये सबसे शानदार कंपनी है जो ईवी सेगमेंट में तो काम कर ही रही है, जहाँ पे आप ईवी चार्जिंग बनाते हुए दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रही है और जो सरकार का बड़ा विजन है उसमें एक बड़ा योगदान टाटा पावर का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है दिसंबर में, भले ही इसकी प्राइस नीचे है। इस समय आप देखें तो ऊपरी लेवल से आपको 100 रुपीज़ नीचे स्टॉक दिखाई देगा, लेकिन इस गिरावट का फायदा उठा के म्यूचुअल फंड ने दिसंबर में जम के खरीदारी की है। तो कौन से म्यूचुअल फंड जिन्होंने दाव लगाए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 104 के आसपास है, 1.08% की गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले एक महीने के हिसाब से स्टॉक में 12% की गिरावट हुई है। 122 के आसपास स्टॉक था, इस समय 104 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। इस बार वजह यह है कि कंपनी को भारी लॉस हुआ है रिजल्ट के दौरान और आप ये समझ सकते हो कि इसके पीछे वजह है यूरोपियन मार्केट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनको दबाव देखने को मिल रहा है। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में कामकाज फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील को कमिटी ऑफ डायरेक्टर की तरफ से 2.15 लाख के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड जारी करने की रजामंदी मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। यानी ये 8.03% की फिक्स कूपन रेट के होंगे, जो यहाँ पे देख सकते हो जिसकी फेस वैल्यू 1 पर शेयर 1 लाख होगी और इसकी जो अमाउंटिंग होगी वो करीब 2150 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहेगी और इसका जो टेन्योर रहेगा 5 ईयर के लिए रहेगा। तो कुल मिला के जो NCDS जारी करने वाली है टाटा स्टील और उसके माध्यम से जो फंड रेज करेगी उसको अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने, अपने डेट को कम करने में काम लिया जाएगा। तो कुल मिला के टाटा स्टील की तरफ से ये जो NCDS जारी करने थे इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 1 साल से रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है, टाटा स्टील के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिले। एक तरह से रोलर कोस्टर बना हुआ है स्टील सेक्टर और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से भारी अप डाउन हो रहा है उस वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा इनके प्रॉब्लम आ रही है। बिजनेस लगातार डाउन हो रहा है स्टील सेक्टर का और काफ़ी दबाव में इस ग्लोबल रीजन की वजह से और इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम 2021 की बात करें, रसिया और यूक्रेन एक तरह से मेजर प्रोवाइडर थे स्टील और रॉ मटेरियल के, जो दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई करते हैं और स्टील का जो एक्सपोर्ट है वो इन दो कंट्री में करीब 48 मिलियन टन्स के आसपास रहता है। और जब से युद्ध शुरू हुआ है वहाँ से ये देखें तो पूरा एक्सपोर्ट बंद हो गया है और इसकी वजह से भी देखें तो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो इस समय जो स्टील सेक्टर की जो वैल्यूएशन है, डिमांड, वो एक इंडियन स्टील मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है। यानी मेटल सेक्टर इस समय काफ़ी फेवरेबल लग रहा है इंडिया के बाजार में, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी है। डिमांड अच्छी खुशी अभी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगातार और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय मेटल सेक्टर को काफ़ी फायदा हो देखने को मिल सकता है और जो आने वाला जो रिजल्ट होगा Q4 का वो काफ़ी बेहतरीन रह सकता है। तो एक तरह से देखें तो ये स्टील सेक्टर में निवेश का सही मौका है, दाव लगाया जा सकता है। चाइना में देखें तो कारोबारी गतिविधियां शुरू है, उसका भी फायदा देखने को मिला है। तो इस समय टाटा स्टील में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। यहाँ देख सकते हो स्टॉक फिलहाल 202 के आसपास है, 1.28% की अच्छी खासी तेजी है।
इसकी रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 139% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 333% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी कोविड काल में आपको पता होगा स्टॉक 28 तक चला गया था, उसके बाद जबरदस्त रोटर दौड़ा 300 तक भी गया, लेकिन अभी काफ़ी करेक्शन हो चुका है। पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में 9.26% की गिरावट हो चुकी है, 3 मंथ के हिसाब से 9.88% की गिरावट है, और 1 मंथ के हिसाब से देख दो 0.02% की तेजी है, 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% की तेजी है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि पिछले 1 साल में देखें तो स्टॉक में लगभग 10% की गिरावट अभी देखने को मिली है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और इसके पीछे वजह यह है कि लगातार सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि इंडिया अपनी एनर्जी के जो अपने सपने हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कोल की डिमांड को कम करके नहीं। यानी हम अपने लिए जो ग्रीन एनर्जी का हमारा टारगेट उसको पूरा करना तो चाहते हैं, लेकिन इस समय जो कोल की डिमांड है उसको भी हमें बरकरार रखना होगा, यानी उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए दोनों सोर्सेज अभी समय चाहिए। यानी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो उसको भी चलते रहना है और ग्रीन एनर्जी को भी धीरे धीरे प्रमोट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया चाहते हैं कि आने वाले समय में लोगों के जॉब न चले जाए कोल बेस्ड पावर प्लांट अगर बंद करेंगे तो, और दूसरी तरफ देखें तो अभी भी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको पूरा किया नहीं जा सकता सिर्फ ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है। तो आने वाले समय ये दोनों ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो जो G7 जो समिट हुआ है आप देख सकते हो, G7 देशों के साथ में इंडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजनेस टाइप करे ताकि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और निवेश लाया जा सके। तो कुल मिला के देखें, लेकिन जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट उसको भी आने वाले समय में प्रमोट किया जाएगा इंडिया सरकार की तरफ से। तो जहाँ पे देख सकते हो कि टाटा पावर फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है, तो इसके दोनों हाथ में लड्डू है। ऐसे में इसकी प्राइस जो नीचे आई है उसका फायदा उठा के आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि सरकार आने वाले समय में कुछ पावर सेक्टर को प्राइवेट करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर की, वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार का फैसला है ये हमें मंजूर नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सिर्फ सरकार के हाथ में रहना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं सौंपा जाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट बिल लाया गया उसका भी विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के माध्यम से देखें तो आने वाले समय पूरा का पूरा जो पावर सेक्टर है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और फिर बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पे लगातार आप देखें तो ये जो कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर की जो देखें तो ये जो मीटिंग हुई है उसमें इसका विरोध किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो मिनिस्टर है जयशंकर, उनकी तरफ से यहाँ पे G20 को लेकर काफ़ी बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली है और जो हमारा जो सबसे बड़ा गोल है कि इस बार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है और ग्रीन एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाना है। और इस समय देखें तो ग्रीन ट्रांजिशन ही हमारा सबसे बड़ा मुख्य ध्येय है और उसको हमें पूरा करना है। अब टाटा पावर की बात करें तो अगर आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की दिसंबर में। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 46.86% के आसपास है, जो पिछले 3 क्वार्टर से अनचेंज है। 1.40% के शेयर गिरवी रखे हुए, ये मामूली सी अमाउंट है। एफआई की बात करूँ उनकी 9.63% की होल्डिंग है, थोड़ी सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी क्योंकि जून में 10.10% की होल्डिंग थी। डीआई की बात करो 14.26% की होल्डिंग है, पिछले क्वार्टर में 14.69% थी, तो थोड़ी सी डीआई की भी होल्डिंग कम होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करूँ उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। 4.04% की होल्डिंग है दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3.83% के आसपास थी। जनरल पब्लिक के पास 29.25% के शेयर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी के इस गिरावट का फायदा उठाया। तो ये कौन से म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। एचडीएफसी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 243 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 4.25% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी ऑर्बिटेज होलसेल ने यहाँ पे 243 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4.25% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 170 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.78% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने 139 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.67% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा टाटा ऑर्बिटेज फंड ने 123 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2.10% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 95.35 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.96% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज ने 83.21 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.92% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एचएसबीसी ऑर्बिटेज ने 81.99 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.48% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 74.52 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.73% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने यहाँ पे 67.11 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.74% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें, इसीलिए आपको इस मौके का फायदा उठा के टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 3 से 5 साल में ये 1000 को टच करने की ताकत रखता है, बाजार ने साथ दिया तो। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। फिलहाल स्टॉक 421 के आसपास है, 0.87% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि यस सिक्योरिटीज की तरफ से इस समय अब देखें ऑटो इंडस्ट्रीज को लेकर काफ़ी वो बुलिश है और उनके हिसाब से आने वाले समय इसमें एक अच्छा तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो निवेश की सलाह दी जा रही है कि आपको इस समय टाटा मोटर्स में
या फिर देखें तो मारुति सुजुकी और टीवीएस मोटर, इन अशोक लीलैंड, इन स्टॉक के अंदर दाव लगा सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल भी इस समय 4 व्हीलर को लेकर काफ़ी बुलिश है। उनका कहना है 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो आने वाले समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड निकल के आ रही है और ऐसे में इस सेगमेंट में एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा शेर खान की तरफ से जो बीएनबी परिवार की तरफ से इसमें बाय की कॉल दी गई है 516 के टारगेट के साथ में टाटा मोटर्स में निवेश की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टाटा मोटर्स का जो टारगेट है वो इस समय आप देखें तो आपको आने वाले समय में 442 के आसपास दिखाई देगा और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 410 का। तो बिल्कुल आप देख सकते हो 410 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकेज हाउस की बात करें, यहाँ पे कुछ डिवाइड दिखाई देगा उनका डिसीजन। जेपी मॉर्गन की तरफ से जो इसकी जो रेटिंग है उसको मेंटेन रखा गया है न्यूट्रल के ऊपर। नोमुरा ने इसमें बाय की रेटिंग दी है और जो 415 ये तो है जेपी मॉर्गन का टारगेट और यहाँ पे अगर नोमुरा की बात करें उनका 508 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जेपी मॉर्गन के हिसाब से इसमें गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन नोमुरा के हिसाब से आने वाले समय डेफिनेटली अच्छी तेजी की शुरुआत होगी और ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी का जगुआर लैंड रोवर का कामकाज अच्छा है तो दाव लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है टाटा मोटर्स में। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एस्ट्रल लिमिटेड की, 1886 की प्राइस है, 0.68% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी लगातार बोनस देती है, ये सबसे अच्छी बात है। 2019 ने 1.4 के रेशियो में बोनस दिया था, फिर 2021 में 1.3 के रेशियो में बोनस दिया और अब 2023 में 1.3 के रेशियो में कंपनी बोनस देने जा रही है। यानी हर 2 साल में कंपनी एक बार बोनस देती है। इसकी एक्स बोनस डेट है 14/3/2023 यानी 14 तारीख को इसकी एक्स बोनस डेट है और यही रिकॉर्ड डेट भी है। अगर इससे पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए तो आपको बिल्कुल बोनस मिल सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश आपको कर लेना चाहिए और कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, दाव लगाना चाहिए क्योंकि यह पीवीसी पाइप्स बनाती है, बहुत सारे इसके अलग अलग जो है फिटिंग के प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा नाम है, दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।